मुख्तलिफ ऑर्डर्स के इंटीग्रेटेड रेट लॉस, क्योंकि हमने इससे पहले डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने का तरीका सीखा है कि डिफरेंशियल रेट लॉ में हम किसी भी ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के ऊपर उसी ऑर्डर के मुताबिक पावर लगा देते हैं, तो वो उस ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट लॉ बन जाता है, वो जो इक्वेशन है। तो इस डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, मैथमेटिक्स में कैलकुलस के कुछ असूल हैं, उनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंशियल रेट लॉ को किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए टाइम के लिहाज से इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलती है जो रिएक्टेंट की अमाउंट को या प्रोडक्ट की अमाउंट को टाइम के साथ रिलेट कर देती है, और इस तरह हमें टाइम के लिहाज से अमाउंट्स में चेंज को समझना आसान हो जाता है। दूसरा ये कि इसके ज़रिए हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है किसी भी रिएक्शन के लिए, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिलने का क्या फ़ायदा होता है, ये हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हम डिफरेंट ऑर्डर्स के इंटीग्रेटेड रेट लॉज को एस्टेब्लिश कर लेंगे, और उसके बाद हम उनके रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ मालूम करके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो कन्वर्शन है डिफरेंशियल रेट लॉ की इंटीग्रेटेड रेट लॉ में, ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस भी हो सकता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हम जिस ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कन्वर्ट कर रहे हैं वो किस नौइयत का है। तो हम अपने केसेस को यहाँ पर कुछ सिंपल रखने के लिए सिर्फ हम चंद ऑर्डर्स के रिएक्शंस को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल ऑर्डर्स के रिएक्शंस को सिलेक्ट करेंगे और उनके डिफरेंशियल रेट लॉस को इंटीग्रेटेड रेट लॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पर्पज़ है डिस्कशन करने का मुख्तलिफ ऑर्डर्स के रिएक्शन को, तो उसमें हम सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस तक के डिफरेंशियल रेट लॉस को इंटीग्रेटेड रेट लॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉस फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशियल रेट लॉ को इंटीग्रेटेड रेट लॉ में कैसे चेंज करेंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसमें कंसंट्रेशंस रेट लॉ में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कोई पावर नहीं होगी, ज़ीरो पावर होगी। इसका मतलब है जब कंसंट्रेशंस के ऊपर कोई पावर नहीं होगी तो उसकी वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू ओवरऑल 1 के इक्वल हो जाएगी। तो मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, और इस तरह रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करना बंद कर देगा, चाहे रिएक्टेंट एक हो चाहे एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो। लेकिन तमाम रिएक्टेंट्स की रेट लॉज में जो कंसंट्रेशंस आएंगी उनके ऊपर हर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर ज़ीरो होगी। तो रिजल्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ कांस्टेंट के इक्वल रह जाएगा। इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन ने कंसंट्रेशंस के ऊपर डिपेंड करना बंद कर दिया है। तो ऐसे रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं जिसका रेट कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब टाइम ज़ीरो है हमने रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को स्मॉल ए के साथ मेंशन किया, इस वक्त प्रोडक्ट नहीं बनी होंगी। और जब कोई भी टाइम टी इलैप्स हुआ तो सपोज़ ए के एक्स मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए तो ए की रिमेनिंग कंसंट्रेशन टाइम टी पर ए माइनस एक्स मोल्स बच जाएंगे और प्रोडक्ट के एक्स मोल प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन का ये जो हमारे टाइम टी पर हमारे सामने कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इनको सामने रखते हुए डिफरेंशियल रेट लॉ, हमने जो पहले तरीका देखा है डिफरेंशियल रेट लॉ लिखने का, जिसके लिए आपको असाइनमेंट भी दी गई थी, उस बेसिस पर लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल रेट लॉ इस इक्वेशन का ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें हमने देखें
a माइनस एक्स के ऊपर पावर 0 लगाई है। ये 0 इसलिए लगाई है कि रिएक्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं या जिस रिएक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं वो एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इस सूरत में किसी भी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो हो तो वो यूनिटी होती है मैथमेटिक्स के रूल्स के मुताबिक। तो इस तरह ये इक्वेशन सिर्फ इस इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी, यानी a माइनस एक्स रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करें तो dx इस साइड पे रह गया, dt को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया, तो ये रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करना है क्योंकि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें इक्वेशन की दोनों साइडों पर दो वेरिएबल्स मौजूद हैं, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम जो है वो समझ लें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टाइम जब चेंज करता है तो उसके साथ साथ x की वैल्यू चेंज हो रही है, तो x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के लिए हम जिस तरह मैथमेटिक्स में ऑपरेशन होता है उस तरीके से हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पर देखें कि कांस्टेंट को इंटीग्रेट नहीं किया क्योंकि कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होते, तो सिर्फ वेरिएबल्स को इंटीग्रेट किया जाता है, तो इसलिए इंटीग्रेशन के सिंबल्स हमने सिर्फ डिफरेंशियल टर्म्स के साथ लगाए। अब इसका जो रिज़ल्ट आएगा इंटीग्रेशन के बाद वो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें dx x में कन्वर्ट हो गया और dt t में कन्वर्ट हो गया, तो k था उसके साथ t मल्टीप्लाई हो गया और साथ में इंटीग्रेशन के रूल्स के मुताबिक इसमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट ऐड कर दिया c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स में। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुआ या जब रिएक्शन बिल्कुल ख़त्म हुआ, ये होंगी बाउंड्री कंडीशंस। तो अभी हमने रिएक्शन के ड्यूरिंग रिएक्शन टाइम t पर हमने इसकी कंसंट्रेशन को डिस्कस करना शुरू किया हुआ है, तो इसलिए हमें इसके एंड टाइम तक का तो पता नहीं है कि उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, लेकिन इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कंडीशन का ज़रूर पता है कि जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त x की वैल्यू ज़ीरो थी। तो हम बाउंड्री कंडीशंस दो में से एक की यहाँ पर वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो वैल्यूज़ हमें मालूम है। तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए अगर इन वैल्यूज़ को टाइम इक्वल टू ज़ीरो और x इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन में पुट कर दें तो c की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। देखें यहाँ पर ज़ीरो पुट किया और यहाँ पर भी ज़ीरो पुट किया, तो ये k ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा और x यहाँ से हमने ज़ीरो ले लिया हुआ है, तो इस तरह c की वैल्यू ओवरऑल ज़ीरो बन जाएगी। तो अगर c की वैल्यू ज़ीरो है और इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी? देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स x इक्वल टू kt, क्योंकि अब c ज़ीरो है बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हुए जो हमने उसकी वैल्यू मालूम की है। देखिए बाउंड्री कंडीशन पर जो x की वैल्यूज़ होंगी वो कांस्टेंट होंगी, चाहे वो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन हो चाहे वो फाइनल बाउंड्री कंडीशन हो, वो जो वैल्यूज़ होंगी वही रहेंगी, लेकिन बीच के ड्यूरेशन में वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी। इसलिए हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो हमने इसको बाउंड्री कंडीशन यूज़ किया क्योंकि वहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यूज़ मिलती हैं। तो ये x इक्वल टू kt हो गया, ये हमारे पास समझ लें कि इंटीग्रेटेड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब इसको हम मुख्तलिफ फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। k की वैल्यू को अगर अलग करना है तो k की वैल्यू को अलग किया जाता है, ये कंसंट्रेशन ओवर टाइम के इक्वल आ जाएगा और ये दोनों इक्वेशंस इसकी। इसी तरह अगर हम टाइम को फाइंड आउट करना चाहें तो ये x ओवर k के इक्वल आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखते हुए ये जो लास्ट इक्वेशन है हम k के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि k की यूनिट क्या होगी। इसी इक्वेशन से हम k की यूनिट को फाइंड आउट करते हैं। k इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ओवर टाइम, तो डायमेंशन इसकी बनेगी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, वो डिनोमिनेटर में है तो पर सेकंड हो जाएगा। तो यूनिट बनेगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब
पर सेकेंड। सेकेंड थिंग, यहाँ से अगर हम इस इक्वेशन से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी के सिंबल को निकालें और कांस्टेंट को भी निकाल दें तो ये प्रोपोर्शनलिटी में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये x जो था, हमने जो रिएक्शन शो किया उसमें x को कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के तौर पे शो किया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की ये भी कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें टाइम इंक्रीज़ करने से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती हैं और लीनियर रेशो में इंक्रीज़ करती हैं, और अगर टाइम डिक्रीज़ किया जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी डिक्रीज़ करती जाएगी। तो ये प्रोपोर्शन, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। थर्ड थिंग जो हम इस इक्वेशन से एस्टेब्लिश कर सकते हैं वो है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू के टी। इसमें हाफ लाइफ टाइम के लिए हम पुट कर देते हैं कि टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम मान लेते हैं, और हाफ लाइफ टाइम की डेफिनेशन ये होती है द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट becomes half as compared to the concentration taken initially। तो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ली थी a मोल। तो हाफ लाइफ टाइम में या हाफ टाइम में ये कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी, 0.5 a। तो यहाँ पर x को हम 0.5 a के इक्वल पुट कर देते हैं। ये है कंसंट्रेशन व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इसका मतलब a लिए गए थे, अब उसमें से आधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो कितने प्रोडक्ट बने, 0.5 a मोलर पर डेसीमीटर क्यूब। तो x विल बिकम इक्वल टू 0.5 a। तो अब इस इक्वेशन में टाइम को हाफ लाइफ टाइम लिख देते हैं और x की जगह पर 0.5 a लगा देते हैं। तो यहाँ से हम हाफ लाइफ टाइम को अलग करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमें इक्वेशन मिल जाती है, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.5 a ओवर k इस साइड पे चला गया। अब इसमें 0.5 और k ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो इन कांस्टेंट्स को अगर हटाएं तो साथ में इक्वालिटी का सिंबल भी हट जाएगा, और यूँ k हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो इसका मतलब है हाफ लाइफ टाइम ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और अगर हम इसका यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें इस इक्वेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से अगर हम दोनों पैरामीटर्स यानी x और t जो वेरी कर रहे हैं, k तो कांस्टेंट है, x और t के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि 0 से स्टार्ट हो रही होगी, क्योंकि इस इक्वेशन में इंटरसेप्ट नहीं है। अगर हम इसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मान लें, इसको हम y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करें, तो यहाँ पर समझें कि ये x एक्सिस पर प्लॉट होने वाला वेरिएबल, ये y एक्सिस पर प्लॉट होने वाला वेरिएबल, और ये एक कांस्टेंट है। तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस हम 0 लगा दें, तो 0 का मतलब c इज़ इक्वल टू 0 जैसे यहाँ पर आया हुआ है। तो जब c 0 हो या कांस्टेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन 0 हो तो इसका मतलब होता है कि उस ग्राफ का इंटरसेप्ट नहीं होगा और उसमें ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा। तो यूँ एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और इसमें हम देख सकते हैं जब ज़्यादा टाइम है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है किसी भी हायर टाइम पर, और किसी भी लोअर लेसर टाइम पर जब टाइम कम है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी कम है। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं।